Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your biology teacher from Hina Secondary School. By the grace of Allah, I hope all of you will be fine and safe. May Allah keep all of us in His supreme protection. Ameen. Dear student, we have completed first chapter Introduction to Biology from section 1 Life and its Origin. Second chapter Structure Organization of Life from section 2 Organization of Life. Let's continue our study from third chapter from section 3 biodiversity. Biodiversity mean hayati तनों, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, वैरायटी ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी ज़िंदगी की अक़साम। ज़मीन के अंदर तकरीबन 2 मिलियन अक़साम के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इनमें से बहुत सारे एक्सटेंट की मौत में ख़त्म हो चुके हैं और बहुत सारे को दरियाफ़्त करना बाकी है। इतनी डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी या ग्रुप बंदी के ज़रिए स्टडी किया जाता है। तकरीबन 200 साल पहले बायोलॉजिस्ट ने तमाम लिविंग थिंग को 2 किंगडम में डिवाइड किया, प्लांट या फिर एनिमल। लेकिन जब बैटल टेक्निक की मशीन का बारीक बीनी से एग्जामिनेशन किया गया तो इनमें मज़ीद 3 ग्रुप का इजाफा कर दिया गया। Dear student, the chapter which we are going to study in this section is chapter number 3 Classification of Living Organism, जानदारों की दर्जाबंदी या ग्रुप बंदी। ये इंसान की फितरत में शामिल है कि वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करता है। जैसे हम अपनी बुक्स को बुक शेल्फ में रखते हैं, अपने ड्रेसेस को कबर्ड में रखते हैं। इस तरीके से बायोलॉजिस्ट ने भी जो है तकरीबन जो है लिविंग थिंग को मुख्तलिफ ग्रुप में डिवाइड करने का तरीका अपनाया और उनको मेजर ग्रुप में डिवाइड किया ताकि उनको आसानी से स्टडी किया जा सके। एंड द साइंस ऑफ क्लासीफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमी। शेयर या जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर बड़े ग्रुप तश्कील पाते हैं, जबकि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन बायोलॉजिस्ट को लिविंग थिंग के आइडेंटिफिकेशन और स्टडी में आसानी पैदा करती है। Let's start our first topic. The first topic of the chapter is definition and aims of classification. Classification की तारीफ और उसका मकसद। Classification is a process of sorting organism into groups using similarities and differences in their structural features. Similarities या फ़र्क की बुनियाद पर living thing को मुख्तलिफ ग्रुप में डिवाइड करने का अमल का नाम classification। As we know, the scientific study which deal with the classification of organism is called taxonomy. Taxis mean arrangement and nomos mean law. Living thing की साइंटिफिक स्टडी जो उनकी क्लासिफिकेशन से ताल्लुक़ रखती है उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं, जो कि 2 वर्ड से कंपोज हुआ है। टैक्सिस मीन अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन लॉज। So the taxonomy deals with the laws governing the arrangement of classification of living organism. लिहाजा taxonomy का ताल्लुक़ उन लॉज या कवानीन से जो लिविंग थिंग की क्लासिफिकेशन के लिए बनाए गए हैं। So the definition of taxonomy is a branch of biology which deal with the description, identification, classification and naming of living organism according to their similarities and dissimilarities. यानी टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर लिविंग थिंग की डिस्क्रिप्शन, इनके वजाहत, आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त, क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म से मुताल्लिक़ होती है। सेकेंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज़ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में मौजूद तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, लेकिन ये हमेशा मुमकिन नहीं होता कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर शनाख्त कर सकें। लिहाजा बहुत सारी बेसिस और टेक्निक इस्तेमाल की जाती है लिविंग थिंग क्लासिफिकेशन में। द डिफरेंट बेसिस एंड टेक्निक यूज इन क्लासिफिकेशन आर होमोलॉगस स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल सब्सटेंसेस, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर the organ which are similar structure but different function are called homologous structure, and this structure can also be used to grouping organism. मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया भी लिविंग थिंग को मुख्तलिफ ग्रुप में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल सब्सटेंस की टेक्निक आमतौर पर बायोलॉजी बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो एक जैसे दिखाई देते हैं सेल के लिहाज से भी। लिहाजा उनकी क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है उन केमिकल सब्सटेंस के ऊपर जो उनके अंदर मौजूद होते हैं। अदर कैरेक्टरिस्टिक यूज इन क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इज़ साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को उनकी साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर के यहाँ पे भी डिवाइड किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। द थर्ड टॉपिक होता है चैप्टर इज यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। लिविंग थिंग को क्लासीफाई करने के लिए रैंक वाइज जो यूनिट बनाए गए हैं, इनमें से सबसे बेसिक यूनिट है स्पीशीज़। व्हाट इज़ स्पीशीज़?
A species is a group of organisms which has numerous physical features in common and which are normally capable of interbreeding and producing fertile offspring. ऐसे organism group जो सिमिलर होते हैं और अपने जैसे फर्टाइल organism को डेवलप करने की प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं उन्हें स्पीशीज कहा जाता है. Closely related species are grouped together into genera. आपस में मिलती जुलती या रिलेटेड स्पीशीज को मिलने के बाद जो ग्रुप तश्कील पाता है उसे जेनरा कहते हैं, जिसका सिंगुलर जीनस है. सिमिलर जेनरा आर ग्रुप टुगेदर इनटू फैमिली. एक जैसे जेनरा को जिस ग्रुप में रखा जाता है उसे फैमिली कहलाता है और फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनरा. फैमिलीज आर ग्रुप इनटू ऑर्डर. ये मीन्स ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली एंड class is the group of similar order. Classes are grouped into phyla or division. Phylum or division is the largest group of kingdom. It consists of similar classes. The term phylum used for animal and the term division is used for plant. Finally, phylum or division group together into kingdom, which is the largest or major group unit of classification. So the unit of classification are number 1 species, number 2 genus, number 3 family, number 4 order, number 5 class, number 6 include phylum or division. The term phylum used for animal and the division for plant, and finally the major group units of classification is kingdom. Here the each grouping of organism within the classification is called taxon. Classification में हर ग्रुप को हर रैंक को टैक्सोन कहा जाता है. Each taxon has a rank and a name. हर टैक्सोन का एक रैंक भी होता है और नेम भी होता है. फॉर एग्जाम्पल क्लास मेमेलिया और जीनस होमो. अगर हम ह्यूमन क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो उसमें क्लास और जीनस जो है वो टैक्सोन को इंडिकेट करते हैं. टॉपिक नंबर 4 द चैप्टर इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. दो नामों में मुश्तमिल नाम देने का निज़ाम या तरीका. A scientific name given to each species comprising two words by careless lineage is known as binomial. और प्रोसेस जिसके साइंटिफिक प्रोसेस जिसमें हर स्पीशीज़ को दो नामों में मुश्तमिल नाम दिया जाता है उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, जिसका सबसे पहले जो है वो कैरस लिनस ने इख्तियार किया. द फर्स्ट पर्सन हु फर्स्ट अडॉप्टेड द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, सो ही इज़ आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. Careless Linnaeus adopted binomial nomenclature system for naming organism to eliminate confusion while using native common name when describing organism. जब किसी भी जानदार को डिस्क्राइब करते हैं तो हर जानदार का अपना मुकामी ज़बान के लिहाज से जगह के लिहाज से नाम मुख्तलिफ होता है. लिहाजा इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लिनियस ने दो नामों में मुश्तमिल नाम देने का तरीका राइज किया. ही गिव्स ईच स्पीशीज साइंटिफिक नेम कंप्राइजेज टू वर्ड. उसने हर जानदार को दो नामों से नाम देने का तरीका इख्तियार किया. दिस इज़ नोन एज बायोनोमेनक्लेचर. द फर्स्ट नेम रेफर टू द जेनिस और द जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर. इस नाम में से पहले नाम को हमेशा जेनरिक नेम जीनस कहा जाता है जिसे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है. द स्पीशीज नेम फॉलोज बाय जेनरिक नेम एंड बिगिन विद द स्मॉल लेटर. जबकि स्पीशीज़ नेम जो है हमेशा जेनरिक नेम के बाद लिखा जाता है, उसके लिए हमेशा स्मॉल लेटर को इस्तेमाल करते हैं. साइंटिफिक नेम फॉर मस्टर्ड इज़ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, फॉर फ्रॉग इज़ राना टिग्रीना एंड फॉर ह्यूमन इज़ होमो सेपियंस. ई साइंटिफिक नेम इज़ रिटन इन इटैलिक और इट इज़ अंडरलाइन. हर साइंटिफिक नेम को इटैलिक अंदाज में लिखा जाता है या फिर लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है. Topic number 5 of the chapter is common scientific names and classification. This topic is related to scientific classification of mustard, man and frog. Let's study about the classification of mustard. Common name mustard, kingdom Plantae, division Tracheophyta, class Tachinoridae, order Caprolus, family Brassicaceae, genus Brassica, species Campestris. So the scientific name according to classification is Brassica campestris. The next scientific classification is related to man. Common name man, kingdom Animalia, phylum Chordata, class Mammalia, order Primate, family Hominidae, genus Homo, species Sapini, scientific name Homo sapiens. Classification of frog. Kingdom Animalia, phylum Chordata, class Amphibia, order Salinidae or Onora, family Rhinidae, genus Rana, species Tigrina. So the biological name of frog is Rana tigrina. Next and the last topic of the chapter is
टॉपिक नंबर 6, मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अहम ग्रुप। 2 किंगडम टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लिविंग थिंग की 2 ग्रुप से 5 किंगडम में तकसीम। प्रीवियसली लिविंग थिंग को सिर्फ 2 ग्रुप में तकसीम किया गया, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ये डिवीजन बेस कर रही थी सेल वॉल या क्लोरोफिल की एब्सेंस या प्रेजेंस के ऊपर। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल या क्लोरोफिल मौजूद था उन्हें प्लांट कहा गया और जिस ग्रुप में रखा गया उसे प्लांट किंगडम का नाम दिया गया। जबकि वो तमाम जानदार जिनके अंदर ना ही सेल वॉल थी और ना ही क्लोरोफिल मौजूद था उन्हें एनिमल कहा गया और उन्हें जिस ग्रुप में रखा गया उसका नाम किंगडम एनिमेलिया रखा गया। लेकिन लिविंग थिंग की बड़ी तादाद ऐसी भी थी जिसे हम ना प्लांट में शामिल कर सकते थे और ना ही एनिमल में। इस मसले को हल करने के लिए रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने 1969 में लिविंग थिंग को क्लासिफाई करने का एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया और उसमें मज़ीद 3 ग्रुप का इजाफा कर दिया गया। अब लिविंग थिंग को 5 ग्रुप में तकसीम किया जाता है। इसके 2 ग्रुप व्हिटेकर ने बनाए, उनके नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। लेट्स स्टडी अबाउट दिस ग्रुप। According to Whittaker, the first group of organism is kingdom Monera, in which he include all prokaryote। वाला प्रोकैरियोट वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर प्रॉपर या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है। विच फीड बाय वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेथड, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने लिए ग़िज़ा को हासिल करते रहे। सेकेंड ग्रुप का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा, इंक्लूड यूनिसेलर यूकैरियोट्स विच फीड बाय वैरायटी ऑफ मेथड। प्रोटिस्टा में तमाम यूनिसेलर यूकैरियोट को रखा गया जो कि मुख्तलिफ मेथड से फूड को हासिल करते हैं। यूकैरियोट जिनके सेल के अंदर प्रॉपर या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद होता है उनको यूकैरियोट कहा जाता है। नंबर 3 किंगडम ऑफ द ग्रुप इज किंगडम फंजाई विच इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विच फीड हेटेरोट्रॉफिकली बाय एब्जॉर्प्शन। इस ग्रुप में तमाम मल्टीसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया जो कि हेटेरोट्रॉफिकली होते हैं और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए अपनी फूड को हासिल करते हैं। व्हाट आर हेटेरोट्रॉफ विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। Number 4 group in Whittaker's classification is kingdom Plantae, in which he include all multicellular eukaryote which feed फोटोसिंथेटिकली, जिसमें इसने तमाम मल्टी सेलुलर यूकैरियोट को रखा जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपने लिए फूड तैयार करने की एबिलिटी मौजूद थी। नंबर 5 ग्रुप ऑफ दिस सिस्टम इज किंगडम प्लांटी, इन विच ही इंक्लूड ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विच फीड हेटेरोट्रॉफिकली बाय इंजेक्शन। इस ग्रुप में तमाम मल्टी सेलुलर यूकैरियोट को रखा जो तमाम हेटेरोट्रॉफ थे, इनके अपने अंदर फूड तैयार करने की एबिलिटी नहीं रखते थे और अब इंजेक्शन के ज़रिए फूड को हासिल करते थे, फूड को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते थे। स्किन ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की लेकिन उसमें एक नुस्खा खराबी रहेगी जिसका ताल्लुक किंगडम प्रोटिस्टा था, जिसमें उसने तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया। इसमें वो भी शामिल थे जो माजी में यूनिसेलुलर एलिमेंट में शामिल हुए थे और वो भी जो प्लांट में शामिल थे। दूसरा मसला एल्जी का था। एल्जी को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। यूनिसेलुलर एल्जी को प्रोटिस्टा में रखा गया जबकि मल्टीसेलुलर एल्जी को किंगडम प्लांटी में रखा गया। इस मसले के हल के लिए 2 बायोलॉजिस्ट मार्गिलस और शेवार्ट ने व्हिटेकर स्कीम में मॉडिफिकेशन की। अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर 5 किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर। नंबर 1 किंगडम प्रोकैरियोटी, नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर 3 किंगडम फंजाई, नंबर 4 किंगडम प्लांटी एंड नंबर 5 किंगडम एनिमेलिया। लेट्स स्टडी अबाउट देम। नंबर 1 किंगडम प्रोकैरियोटी, इट इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इस किंगडम में पहले की तरह सिर्फ प्रोकैरियोट को रखा गया जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। Number 2 किंगडम प्रोटिस्टा, it includes all the eukaryotic organisms which are no longer classified as animal, plant or fungi, example यूग्लिना, प्राइमेशियम, क्लोमेडोमोनास, यीस्ट एटसेट्रा। इस किंगडम में उन तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो पहले जिन्हें हम ना एनिमल में शुमार कर सकते हैं, ना प्लांट में और ना ही फंजाई में। इस तरह से यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एल्जी को अब इस ग्रुप में रख दिया गया। नंबर 3 किंगडम इज किंगडम फंजाई, इट इंक्लूड नॉन क्लोरोफिलस multicellular eukaryotic organism having cell wall, example एग्रिकस, मशरूम। इस ग्रुप के अंदर तमाम नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया जिनके अंदर सेल वॉल होती है, एग्जाम्पल इसकी मशरूम है। नंबर 4 ग्रुप इज किंगडम प्लांटी, इट इंक्लूड ऑल द क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल वॉल एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एग्जाम्पल एपिन एंड सनफ्लावर। इस ग्रुप के अंदर तमाम उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनके सेल के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की सलाहियत मौजूद होती है। इसके अलावा
इनके सेल के सराउंडिंग में सेल वॉल होती है, उनके अंदर सीड या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होती है। एग्जाम्पल इसकी एप्पल और सनफ्लावर। नंबर लास्ट ग्रुप इज द किंगडम एनिमेलिया। It includes all the non-chlorophyllous multicellular eukaryotic organisms having no cell wall. Example Hydra, earthworm, Metasecra. इस ग्रुप के अंदर उन तमाम ऑर्गेनिज्म को रखा गया कि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता लिहाजा इनके अंदर फूड ट्रैक करने की एबिलिटी नहीं होती है। तमाम के तमाम मल्टीसेलुलर रहेंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इनकी सेल के सराउंडिंग में कोई सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती है। एग्जाम्पल इस ग्रुप की है हाइड्रा, earthworm and the man. Here student, with this topic our chapter has been completed. Now it's the time for home assignment, which includes 6 questions and objective were included in the blank, true, false and MCQs from book page number 71 and 72. Do all the work in full scale paper. Learn all the work. Dear student, with the end of this chapter, the syllabus of first term has been completed. Do a very good preparation for the first term. Best of luck. Take care and Allah Hafiz.